नमस्कार। आज हम लोग पराली के मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। आप बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, दिल्ली में एनसीआर में पोल्यूशन लेवल 500 तक पहुंच गया है। कई शहर नॉर्थ के हैं जो 200, 250, 250, 300 का एक्यूआई लेवल दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा जो है हवा में अधिक है, जिससे बच्चों को भी नुकसान हो रहा है। ब्रोंकाइटिस, खांसी, अस्थमा जैसी बीमारियां छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है। तो ये पराली का मामला क्या है और कई सालों से क्यों सरकारें उस पे कंट्रोल नहीं कर पाई हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पराली का मुद्दा है, ये किसी स्टेट से विशेष नहीं है। हालांकि जब भी कोई पराली के मुद्दे को या स्टबल बर्निंग के मुद्दे को लेकर बात उठती है, तो उसमें पंजाब का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि पंजाब जो है कृषि प्रधान स्टेट है। और वहाँ पे 18.5 लाख जो किसान परिवार हैं, वो छोटे किसान हैं, मध्यम वर्ग के किसान हैं, जो किसानी से अपना लालन पोषण करते हैं। 65% उसमें से, जैसे मैंने आपको बताया, 19 लाख किसान फैमिलीज में से 65% जो हैं वो छोटे किसान मध्यम परिवार के लोग हैं। और करीब 5 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है वो किसानी में यूज़ होती है, जो किसान जिसमें ज़्यादा मात्रा में गेहूँ, चावल, बाजरा, सरसों और किस्म की साग सब्जियां जो हैं वो उगाई जाती हैं। अब चूंकि गवर्नमेंट एमएसपी सारी फसलों पर दे नहीं पाती है, तो गेहूं और चावल पे खेती पे ही ज़्यादा जोर रहता है। तो गेहूं का जैसे कंट्रीब्यूशन जो है वो करीब 60% का है। चावल पहले कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, अब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, 40% है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर टेबल को भी उसका नुकसान होता है। तो 40% कंट्रीब्यूशन जो है वो राइस बॉल का है सेंट्रल पूल में। 60% वीट आज भी जो है वो गेहूं जो है पंजाब से आती है। और 75% पॉपुलेशन जो, जैसे मैंने आपको बताया, पंजाब की, हरियाणा की, ये कृषि प्रधान प्रदेश हैं, तो उनकी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। 30 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर करीब ये चावल की खेती की जाती है। और उसके बाद चावल गेहूं सबसे ज़्यादा है। गेहूं के बाद जो है वो धान का खेती सबसे ज़्यादा होती है। और क्योंकि 30 लाख हेक्टेयर पे धान उगाई जाती है, तो जब ये हार्वेस्टिंग का टाइम होता है अक्टूबर में, अक्टूबर एंड में जब हार्वेस्टिंग होती है गेहूं की, तो क्योंकि उसके बाद नवंबर पहली 2 तारीख को आपकी गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है, जो कि 22-23 तारीख तक चलती है। तो समय का अभाव रहता है। समय के अभाव के करते ये स्टबल बर्निंग या पराली जलाने का ये एक विधि जो है, ये एक विधान जो है चलता आ रहा है। 19,70,000 मिलियन टन, मतलब 20 मिलियन टन की जो तूड़ी है, जो धान की, जब वो जीरा निकाल लिया जाता है उसका, धान का, उसके बाद जो उसका जो वेस्ट बचता है वो करीब 20 मिलियन टन होता है। और उसमें उसको ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया गेहूं की बुआई 1 नवंबर से शुरू हो जाती है और उसको अगले 15-16 दिन में, 20 दिन में बुआई कंप्लीट करनी होती है। उसका वजह यह है कि अगर गेहूं की बुआई टाइम पे नहीं होगी तो फसल में उसका असर पड़ेगा, और फसल में असर पड़ेगा तो किसान को उसकी मेहनत का मूल्य नहीं मिलेगा, इसलिए की जाती है। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अगर मान लीजिए पराली जलाई जाती है तो उस पर पनिटिव एक्शन लिए जाएं, उस पर चालान काटे जाएं। अगर छोटा किसान है 2 एकड़ का, तो 5,000 का प्रोविजन था पेनल्टी का। अगर बड़ा किसान है 5 एकड़ से 10 एकड़, तो उस पर 20,000 का, और उससे ऊपर जेल का भी प्रावधान है और दंड का भी प्रावधान है। पर चूंकि सरकार को अपना दायित्व पूरा करना है कि अगर मान लीजिए किसान की पराली या किसान की जो स्ट्रॉ है, स्टबल है, वो अगर खड़ी है और उसको वीट बो करनी है, तो उसके लिए उसको मैकेनाइजेशन या फार्म इक्विपमेंट्स चाहिए, जिसके द्वारा वो उसको या तो डिस्पोज ऑफ कर सके, या हैप्पी फीडर्स करके पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं, जिसमें डायरेक्ट सीडिंग मेथड है कि उसी स्टबल को, उसी पराली को जो है वो किसी तरीके से आप ज़मीन में ही, सॉइल में ही उसको मिट्टी के साथ मिक्स करके उसका खाद बना दें और डायरेक्ट सोइंग वीट की हो जाए, ताकि स्टबल बर्निंग ना करनी पड़े। अब ये जो पराली जलाने का जो मसौदा है, ये किसान भी नहीं चाहते पराली जले, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो उनके बच्चे और उनके परिवार के लोग और गांव देहात के लोग ही होंगे, क्योंकि जहां पराली जलेगी सबसे ज़्यादा धुआं तो वहीं होगा। अब वो धुआं वहां स्टेट से निकल के हरियाणा में आता है, दिल्ली में आता है, ये डिबेटेबल है, क्योंकि हमेशा पराली के लिए किसानों को, पोल्यूशन के लिए किसानों को कहा जाता है, जबकि आप जानते हैं शहरों में
12 महीने कंस्ट्रक्शन चलती, और वेहिकुलर पोल्यूशन भी बहुत है। एक एक रेड लाइट पे 20-20 मिनट खड़ा होना पड़ता है, 3-3 घंटे के गुड़गांव से दिल्ली आने में जाम लगते हैं। जो एनसीआर रीजन में एक स्टडी आई थी पिछले साल, जिसमें कहा गया था कि पराली की वजह से खाली 10% पोल्यूशन ही होता है इस टाइम अक्टूबर नवंबर के, जब हवा ठंडी होती है और पोल्यूशन जो है वो नीचे रहने लगता है, हवा गर्म हवा ऊपर कम जाती है, जिसकी वजह से जो है स्मॉग बढ़ जाती है और इस तरह की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, एक्यूआई लेवल बढ़ जाता है। तो पराली का उसमें से 10% हिस्सा है, 90% हिस्सा कंस्ट्रक्शन लिंक से रिलेटेड है, धूल मिट्टी से रिलेटेड है, लो प्रेशर जो फॉर्म हो जाता है नॉर्थ एरिया में इस दौरान अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने की, उस वजह से भी है। और वेहिकुलर पोल्यूशन तो है ही है, क्योंकि डीजल एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। हाल ही के समय में दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि भारत स्टेज 6 जो नॉर्म्स मीट नहीं करते हैं वो गाड़ियां अंदर नहीं आएंगी दिल्ली में, और बड़ी गाड़ियों को तो बिल्कुल मनाही है जब तक ये पराली का मामला, जब तक ये पोल्यूशन का मामला कंट्रोल नहीं हो जाता है। तो एनजीटी ने जब ऑर्डर दिया था तो ये भी गवर्नमेंट्स को ऑर्डर इशू हुआ था हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कि किसानों की मदद की जाए। मदद कैसे की जाए कि उनको वो मशीनरी 2 एकड़ तक के फार्म को फ्री ऑफ कॉस्ट मशीनरी दी जाए, जिसके द्वारा वो पराली का निवारण कर सकें। जो 2 एकड़ से 5 एकड़ के किसान हैं उनको 5,000 रुपये चार्जेस करके उनको मशीनरी प्रोवाइड की जाए, और 5 एकड़ से 15 एकड़ के किसानों को 10,000 से 15,000 जैसे भी किसान जितनी ज़मीन है उस हिसाब से प्रो रेटा बेसिस पर उनसे पैसा लेकर उनको मशीनरी प्रोवाइड की जाए, ताकि पराली का निवारण हो और पराली जलाई ना जाए। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हुआ क्या, पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी 2014 से 2019। तो उस समय आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, वो कुछ और कहते थे। ये वीडियो देखिए, इनमें अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं अरविंद केजरीवाल की, फिर मैं आपसे बात करूँ। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायो केमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन, और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूं, कई सारी फैक्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली किसान को पैसा मिलेगा पराली का, वो क्यों जलाएगा? फिर उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कोयला मिलेगा, कोयला एनटीपीसी खरीद सकती है। ये 2 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें बहुत बड़े स्केल से अगर प्रमोट किया जाए तो पराली, जिसकी वजह से आज पोल्यूशन हो रहा है, वो पोल्यूशन बंद होके। उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1,000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1,000 रुपए एकड़ मिलेगा। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो मशीन से नीचे का जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। तो पराली से कोयला बनता है, पराली से गैस बनती है, पराली को हम केमिकल इस्तेमाल करके उसकी खाद बना सकते हैं, और पराली से गत्ता बनता है। अब गत्ता बनाने की कई फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं। इस साल हमने पराली को, दिल्ली ने एक उदाहरण पेश किया है, पराली को डिकम्पोज करके उसको खाद बना दिया है, एक केमिकल का छिड़काव करके, बायो डिकम्पोजर का। जैसे कि आपने इस वीडियोस में देखा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा कि अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा पराली की खाद बनाई जा सकती, पराली को सॉइल के साथ मिक्स करके खाद बनाई जा सकती है, और अब हम उसमें कार्यरत हैं और दिल्ली की सरकार ने ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। फिर उन्होंने दूसरे वीडियोस में कहा कि इससे तो गत्ता भी बनता है, अब गत्ते की फैक्ट्री, इससे हम बिजली जनरेट करेंगे, और जो बिजली की क्षति है, जो पूर्ति है पंजाब में, स्टेट में चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, उसकी पूर्ति जो है हम पराली बायोमास प्लांट बना के करेंगे। तो कई तरह के वादे उन्होंने अलग अलग समय पे, जब उनकी सरकार बन भी गई, लास्ट की 2 वीडियो आपने देखी, जब उनकी सरकार बन भी गई तब भी उस बात पे रहे कि अब हम केमिकल्स बनाएंगे और हमने पराली पे कंट्रोल कर लिया है और पराली से पोल्यूशन नहीं है।
और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो अब वो सवाल पे भगवंत मान भी चुप हैं, अरविंद केजरीवाल साहब भी चुप हैं और क्लियर जवाब नहीं देते हैं कि अब पराली का जो मामला है 70% अभी भी स्टबल बर्निंग क्यों हो रही है। इस पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि वो ये जरूर कहते हैं कि जो किसानों को कॉम्पनसेशन 100 रुपए कुंटल के हिसाब से पराली का दिया जाना था, वो हमने केंद्र से सरकार से 2000 करोड़ की असिस्टेंस मांगी थी, वो असिस्टेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से हम ये पैसा नहीं दे पाए टाइम से। और जो मशीन्स हैं, जो हैप्पी फीडर मशीन है जो डायरेक्ट फीडिंग करती हैं वीट क्रॉप को और पराली को, स्टबल को सॉइल में मिक्स करके खाद में कन्वर्ट करती हैं, या केमिकल डिस्पोजिशन से वो जो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, केमिकल के ट्रीटमेंट के द्वारा आग नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है, बट अगर ऑन ग्राउंड अगर आपने 500, अब जैसे मोहाली का एरिया में अगर आपने 500 मशीनों की डिमांड की और आपको मात्र 113 मशीनें मिल रही हैं, तो आपका एरिया कैसे कवर होगा। अब सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, 20% से ज्यादा केसेस संगरूर डिस्ट्रिक्ट में अकेले में हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट जो है सीएम भगवंत मान का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी रहा है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी रहा है, तो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही वो पराली की आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और पराली जलाने में लेबर मशीनरी को मिला के करीब 4 से 5 हज़ार रुपये एकड़ खर्चा आता है। सरकार ने ये कहा था कि हम 2 से 3 हज़ार रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हम करेंगे ताकि किसान के ऊपर कॉस्ट ना आए। हम बायोमास प्लांट ऐसे लगाएंगे जिसमें फैक्ट्री वाले, गत्ता बनाने वाले या बायोमास प्लांट वाले खुद आके किसानों के खेतों में आके 1,000 रुपये में पराली खरीद लेंगे, उनसे स्टबल खरीद लेंगे ताकि उनका जो खर्चा है वो बच जाएगा और उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने सपने दिखाए और सपनों का कोई रिजल्ट नहीं निकला। और अब किसान क्योंकि उसको गेहूं की बुआई करनी है, उसको बीज खरीदना होता है, डीएपी खरीदनी होती है, खाद खरीदनी होती है, आलू का भी बुआई का टाइम अक्टूबर एंड में होता है। जलंधर दोआब के एरिया में आलू की बुआई ज़्यादा होती है और उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी के एरिया में आगरा, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर से एरिया में गन्ने की बुआई भी होती है और आलू की बुआई भी होती है। अब किसान के पास बीज खाद के पैसे नहीं हैं तो वो ये इस पर खर्चा कैसे करेगा। तो सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वो ये जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करे। आज कई सालों से ये चर्चा चली आ रही है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एक दूसरे को ब्लेम करती हैं पर उसमें कोई रिजल्ट नहीं लगता। तो ये क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है, इसमें यील्ड का भी फर्क पड़ सकता है, इसलिए किसान के पास कोई चारा नहीं बचता स्टबल बर्निंग करने के अलावा। हाल ही में आपने देखा होगा पिछले मंगलवार को फार्मर यूनियंस ने वहाँ पे जो फायर टेंडर्स भेजे गए डिस्ट्रिक्ट में बरनाला में, उनको रोक दिया गया कि ये फायर टेंडर्स मत अप्लाई कीजिए, इससे जो है स्टबल बर्निंग और हम जैसे किसान कर रहे हैं तो उसको अगर आप आग बुझाएंगे केमिकल के द्वारा, पानी के द्वारा, तो उससे हम लोग उसको वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे क्योंकि यहाँ तो कोई प्रोविजन है नहीं। और जो तहसीलदार वगैरह वहाँ चालान काटने गए उनको, तहसीलदारों को भी जो है वो नज़रबंद किया किसान यूनियंस ने। अब किसान यूनियंस का ये कहना है कि अगर आप कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे हैं तो आप हम पे चालान क्यों काट रहे हैं। हालांकि सरकार ने करीब 3-3.5 लाख चालान काटे पर उन चालानों से किसान का ही नुकसान होगा, किसान को ही भरपाई करनी पड़ेगी पर उसको कोई मदद तो मिल नहीं रही है, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल असिस्टेंस है, चाहे वो फार्म मैकेनाइजेशन मशीनरी प्रोवाइड करने की हो या कैश इंसेंटिव स्टबल बर्निंग ना करने के लिए देने की हो, तो वो कोई स्टेट ने कहती है कि सेंट्रल असिस्टेंस नहीं देती तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हालांकि सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 4 मेन स्टेटें हैं जहाँ पे ये एनजीटी का ऑर्डर लागू होता है। तो स्टेट्स को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बायोमास एनर्जी प्लांट और हैप्पी सीडर मशीन जैसे कि कई सीडर मशीन्स पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में भी और चंडीगढ़ में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी सीडर मशीन्स, नई तरह की मशीनें बनाई गई हैं। तो उनको सरकार को चाहिए कि उसको अर्जेंट बेसिस पे ये सीडर मशीन्स मुहैया कराई जाए ताकि किसानों को आसानी हो बुआई करने में भी और कटाई करने में भी। बासमती की वैरायटीज भी अब बहुत सारी नई वैरायटीज आ गई हैं। पहले जिस वैरायटी को सरकार सब्सिडी देती थी सीड पे, अगर वही सब्सिडी नई वैरायटीज पे देनी शुरू करे तो उसमें क्या है कि आपकी जो उपज है वो जल्दी होती है, सितंबर के महीने में ही कटाई हो जाएगी, तो कम से कम 1 महीने का टाइम किसानों को मिलेगा गेहूं की बुआई के लिए। तो उस तरह की सीड्स पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए सरकार को, सब्सिडी ज़्यादा उन सीड्स पे रखनी चाहिए जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी हो। अगर बासमती ज़्यादा लगेगा, 11-21 कम लगेगा चावल की वैरायटी जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो कुछ किस्में बासमती की हैं जो जल्दी यील्ड दे देती हैं
और कुछ किस्में हैं जो अक्टूबर से पहले मैच्योर नहीं होती हैं, तो जो जल्दी मैच्योर हो जाए उस पर अगर सरकार सब्सिडी ज़्यादा दे तो किसान फिर वही बीज बोएंगे, तो उससे कटाई भी जल्दी होगी। तो इस बात के बारे में भी सोचना चाहिए। और पंजाब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो पेनल्टीज किसानों पे लगा रहा है। अब कंट्रोल पेनल्टीज लगाने से या किसी को नुकसान पहुंचाने से तो इस मामले का हल नहीं होगा। सरकार को चाहिए, अब सरकार सहकारी समिति की बात करती है, अमित शाह जी सहकारी समिति मिनिस्ट्री के हेड भी हैं, तो सबसे पहले सहकारी समिति तो इसी मामले में बननी चाहिए कि पराली के जलाने को कैसे रोका जाए और किस तरीके से किसानों की मदद की जाए। अगर सहकारी समिति अगर ये काम नहीं कर सकती हैं तो फिर आगे किसानों का भला कैसे कर पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी पराली 20 मिलियन टन पराली जो हर साल खड़ी हो जाती है, जिसको जलाया 70% उसमें जलाया जाता है, अगर उसको सही जगह पे बायोमास प्लांट्स लगे हों, सरकार के खर्चे से सरकार अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना करती है, बायोमास प्लांट जगह जगह लगाती है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो 1000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो सकती है। अब ये बातें ऑन पेपर अच्छी लगती हैं, अभी तक पंजाब में खाली मात्र 7 बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी कुल 62.5 मेगावाट है। अब 1000 मेगावाट की कैपेसिटी जितनी पराली हमारे पास है, पर अगर प्लांट ही 62.5 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्लांट मशीनरी और बायोमास प्लांट्स की कमी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है, उन्होंने डिकम्पोजिशन के लिए एक इनसाइट ऑन साइट डिकम्पोजिशन मेथड बनाया था कि जिसमें जो भी स्ट्रॉ है वो माइक्रोबियल एप्लीकेशन से विदाउट मैकेनिकल एफर्ट 4 हफ्ते में वो स्टबल जो है उसको सॉइल में ही मिक्स करके और उसको पौष्टिक बनाया जाए। हालांकि कुछ किसान एसोसिएशंस हैं जो इस पे कार्यरत हैं। माइक्रोबियल एप्लीकेशन के द्वारा डिकम्पोजिशन मेथड से स्ट्रॉ को, तूड़ी को किस तरीके से मिक्स करके सॉइल में और उसको खाद बनाया जाए ताकि वीट की प्रोडक्शन भी अच्छी हो और ज़मीन को भी पौष्टिकता हो, ज़मीन का पीएच बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे, जो कि कई लोगों ने किया भी है। तो पर उसको कार्यरत करने के लिए सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। सरकार के एग्रीकल्चरल इंजीनियर, साइंटिस्ट, उनके जितने भी विभाग हैं कृषि से संबंधित, वो अगर सही से काम करेंगे तो ये पॉसिबल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैप्पी सीडर्स और रोटो बीटर्स जिस तरीके से किराया लेते हैं स्टबल कटिंग के लिए, और एक बात और निकल के आती है कि खाली अगर हैप्पी सीडर्स और रोटो बीटर्स से आप स्टबल कटिंग भी कर देंगे, तो जैसे पिंक बॉल वर्म कॉटन की क्रॉप में आ गया था, कपास की क्रॉप में पिंक बॉल वर्म की शिकायत आई थी पिछले सीजन में, तो वो पिंक बॉल वर्म जो है और जो हानिकारक जो कीटनाशक हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो नहीं कंट्रोल हो पाते। तो सिर्फ कटिंग करना ही नहीं, उस कटिंग करके उसको डिकम्पोज करना और उसको खाद बनाना, उसको यहाँ तक सरकार का दायित्व है, जो उसमें किसानों की मदद उनको करनी चाहिए। डिकम्पोजिशन मेथड्स के द्वारा जो केमिकल्स अवेलेबल हैं वो अवेलेबल कराने चाहिए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल करानी चाहिए, प्लांट मशीनरी अवेलेबल करानी चाहिए। तो और दूसरी, जो ऐसे कि मैंने आपको बताया कि पूसा 1509 सीड जो है, उसमें वैरायटी अगर आप बारिशों में, मानसून में अगर लगाते हैं तो सितंबर तक वो मैच्योर हो जाती है। तो किसानों के पास 1 से सवा महीना रहता है कि पराली को जो है वो किस तरह से कंट्रोल करें, और उसमें फिर हैप्पी सीडर्स और दूसरी मशीनरी प्लांट लगा के उसकी कटिंग का काम और उसको डिकम्पोज करने का काम, क्योंकि 4 हफ्ते का ये प्रोसेस है, तो ये 4 हफ्ते का टाइम जो है वो डिकम्पोजिशन मेथड में यूज होना चाहिए। और इस तरह की सीड वैरायटी, जैसे मैंने आपको बताया पूसा 1509, सरकार को चाहिए कि उस पर ज़्यादा सब्सिडी करे ताकि किसानों को उसका इंसेंटिव मिले कि जल्दी यील्ड होने वाली वैरायटीज़ को जो है वो कल्टिवेट करे। और अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी की बात मैंने जैसे आपसे कही, और ये कई सारे मामले हैं, डिकम्पोजिशन क्या, बायोमास प्लांट से बिजली बनाने का, अर्ली वैरायटी की सब्सिडी देने का, और किसानों को एमएसपी देने का, क्योंकि एमएसपी किसान सब क्रॉप्स पे इसलिए मांगते हैं क्योंकि सब्जियों पे उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। 1 रुपए किलो टमाटर, 1 रुपए किलो लहसुन बिकता है, और हम लोग जो है उस पर टमाटर पे 40 रुपया, आज की डेट में आलू जो एक बेसिक कार्बोहाइड्रेट है जो एक गरीब आदमी भी खाता है, वो भी 20-22 रुपए किलो है। प्याज 26 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए किलो, शहरों में तो 40 रुपए किलो है। कोई भी सब्जी 50 रुपए किलो से कम नहीं है, पर सब्जी का दाम किसान को नहीं मिलता, इसलिए सब्जियों का हमेशा भाव रहता है सीजन में।
तो किसानों को प्रमोट करने के लिए किसानों ने शुरू से कहा है कि आप एमएसपी और क्रॉप्स पे दीजिए ताकि हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, ताकि सिर्फ चावल और गेहूं पे डिपेंडेंट ना रहें, वाटर टेबल नीचे ना जाए। बाजरा, मिलेट्स, ज्वार, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे सरकार अच्छी एमएसपी दे के किसानों को प्रोत्साहित कर सकती है कि फसलों का वो योगदान करें। तो ये एक बड़ा जरूरी मामला है, किस्सा है, जिसपे सरकार को चाहिए कि वो अब सेंटर की सरकार है या एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है या स्टेट सब्जेक्ट है, अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो सेंटर का दायित्व बनता है कि हिंदुस्तान जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, और फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, मजदूरों की मजदूरी और दिहाड़ी बढ़ाने के लिए, मनरेगा में उनको ज़्यादा काम देने के लिए ये सेंटर सरकार का दायित्व बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स को भी वो असिस्ट करें, उनको हेल्प करें, ताकि 40 करोड़ परिवार, 80 करोड़ लोग इस देश में कृषि या कृषि से संबंधित काम ही जानते हैं और करते हैं। देश की 50% वर्कफोर्स कृषि, पशुपालन और इन चीज़ों में ही कार्यरत है, और अगर इसमें हम लोग मजबूत हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट्स में भी हमें हेल्प मिलेगी, हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और देश में लोग को कृषि के प्रति उनका झुकाव भी बढ़ेगा। कृषि आज की डेट में लॉस मेकिंग बिजनेस है, उसको प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इन सब चीज़ों से, इन सब विचारों के साथ मैं आपसे इस हफ्ते विदा लेता हूँ। अगले सप्ताह फिर किसी नए सब्जेक्ट पर मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।